नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 27 मार्च 2022 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख एडिटोरियल्स और समाचारों का विश्लेषण करेंगे। आज की क्लास के प्रमुख विषय हैं, सबसे पहले टी सेल और प्रतिरक्षा तंत्र, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति, बाद में भारत में अलग समय क्षेत्र की मांग, इसके बाद हॉर्नबिल संरक्षण और अंत में हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की और इनके उत्तरों की संरचना क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले विषय से, टी सेल और प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए स्टूडेंट्स, इस समाचार को पेज संख्या 12 से लिया गया है। इसे हम GS3 साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं और इसके अंदर में जिस मुख्य विषय पर बात की गई है वो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टी सेल इम्यूनिटी। जो टी कोशिकाएं होती हैं वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को किस प्रकार से मजबूती प्रदान करती हैं, इसका विश्लेषण किया गया है कोविड-19 महामारी के संदर्भ में। अगर आप यहां पर इस बात को समझें तो ओमिक्रॉन वायरस की जब लहर आई और इसकी वजह से कोविड-19 महामारी के जो मामले हैं उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होना शुरू हुई, तो इसमें एक खास बात यह देखी गई कि ऐसे लोग जिन्हें टीके लग चुके थे अर्थात वैक्सीन लग चुकी थी, या ऐसे लोग जो पहले से इस बीमारी से संक्रमित हो चुके थे, इनमें इस बीमारी के केवल हल्के लक्षण देखे गए। इनसे ये बात स्पष्ट होना शुरू हुई कि वैक्सीनेशन से, इसके अलावा अगर पहले वायरस का संक्रमण हो चुका है तो इनके माध्यम से ये जो रोग है कोविड-19 महामारी का वो अधिक गंभीर नहीं होता है और इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई टी कोशिकाओं ने। दरअसल स्टूडेंट्स, जब से ये महामारी फैलना शुरू हुई और इसके बाद में इस महामारी से निपटने के लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीनों के ऊपर में कार्य होना शुरू हुआ, तो इन सब में जो एक चीज अनुपस्थित थी वो चीज ये थी कि आखिर जो टी कोशिकाएं होती हैं, जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन का डोज दिया जाता है तो उसका असर इन पर क्या होता है, इस संबंध में कोई शोध नहीं हुआ था। लेकिन हाल ही में वुहान अर्थात चीन का ये वो क्षेत्र है जहां से ये महामारी फैलना शुरू हुई। यहां के वैज्ञानिकों ने इस संबंध में एक शोध किया और उन्होंने अपने शोध में ये बताया कि जो टी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर में, अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी का संक्रमण हुआ तो उससे लड़ने में ये एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। इन वैज्ञानिकों ने यहाँ पर यह बात भी बताई कि अगर बीमारी गंभीर है तब भी टी कोशिकाओं ने प्रभावी तरीके से अपना कार्य किया। लेकिन यहां पर इस बात की तुलना भी की गई। अब तुलना किस बात की गई है? दरअसल जब हमारे शरीर में किसी वायरस का संक्रमण होता है तब हमारा शरीर अपने आप एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। अब जो ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर में बनना शुरू होती हैं, ये यहां पर इतनी प्रभावी नहीं पाई गई। खास तौर पे अगर इसको हम इस बात से जोड़ करके देखें कि जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन दिया गया और वैक्सीन देने के बाद में उसके शरीर के अंदर में बेअसर करने वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं, जिन्हें हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी कह देते हैं, ये बनती हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या घटती हुई चली जाती है। ऐसे में एक समय सीमा के बाद में ये जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर में बनती हैं वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की सुरक्षा करने में इतनी मजबूत सिद्ध नहीं होती हैं। हम लोग अगर इस बात की कुछ आंकड़ों से पुष्टि करते हैं तो जब डेल्टा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट का संक्रमण होना शुरू हुआ तब न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज इतना असरदार नहीं दिखाई दी। हालांकि उनका असर नगण्य भी नहीं था, लेकिन टी सेल कोशिकाएं तब भी एक बेहतर तरीके से शरीर की रक्षा करते हुए दिखाई दी। अब टी सेल की हमने इतनी बात कर ली तो जिम्मेदारी है कि टी कोशिकाएं आखिर होती क्या है। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यह शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करती हैं।
दरअसल ये एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स ही होती हैं, अर्थात श्वेत रक्त कोशिका ही होती हैं। इनका निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग जब इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं तब हमारे शरीर के अंदर में इसके दो प्रकार मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। पहला है गैर विशिष्ट या इनेट और दूसरा है एडाप्टिव या विशिष्ट। दरअसल जो गैर विशिष्ट है या इनेट है ये अंतर्जात होता है, हमें जन्म से प्राप्त होता है। लेकिन आप सोचो, कोविड-19 महामारी जब फैलना शुरू हुई तो जन्म से हमारे शरीर के अंदर में इस रोग के खिलाफ कोई विशेष प्रतिरक्षा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमें संक्रमण हुआ, हमने वैक्सीन लगवाए, तो इस महामारी के प्रति हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र ने कार्य करना सीखा। अब जहां पर हम सीख रहे हैं इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र। और टी सेल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की मेमोरी सेल होती है। आप इस तरीके से समझो कि हमारे शरीर के अंदर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके अंदर में टी सेल जितने भी संक्रमण हो रहे होते हैं उन संक्रमणों का डेटा या उनका आंकड़ा रखती हैं। दिखाई नहीं पड़ती हैं सामान्य रूप से, लेकिन जब संक्रमण फैलता है तब टी सेल के अंदर में, इनकी मेमोरी के अंदर में उस वायरस के संबंध में या जो भी हानिकारक पदार्थ है वो उसके संबंध में जो भी जानकारी होती है उसके आधार पर यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहां पर अभी और शोध करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी टी सेल के बारे में शुरुआती दौर में कुछ खास अध्ययन नहीं किए गए थे। वुहान के अध्ययन की हम लोग बात कर रहे थे, तो आपके संदर्भ के लिए यह आंकड़ा मैंने यहाँ पर दे दिया है। मैंने अभी आपको यह भी बताया था कि बीमारी की गंभीरता से टी सेल की प्रतिक्रिया के ऊपर में या इनके परिमाण, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो कि एक अच्छी बात रही। हमने अभी बात की कि जब एंटीबॉडीज को बीटा वेरिएंट के खिलाफ, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जांचा गया तो वहां पर हम इस बात को देख रहे थे कि ये उतनी असरदार नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया कि बूस्टर शॉट, अर्थात ऐसे वैक्सीन जहां पर 2 डोज लग रहे थे, दूसरे डोज को हम लोग कहते हैं बूस्टर शॉट। तो बूस्टर शॉट लगने से न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज या बेअसर करने वाले एंटीबॉडी शरीर में बढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी बता के आ रहा हूं कि समय के साथ ये घटते हुए चले जाते हैं। लेकिन टी सेल एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाती है। लेकिन वुहान से जो अध्ययन हमारे सामने आया है स्टूडेंट्स, अभी ये प्राथमिक स्तर का है, अभी इसमें और अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि हम इस बात को समझ सके कि आखिर हमारे शरीर के अंदर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में, उसको सुधारने में टी सेल की और क्या-क्या भूमिकाएं हैं, ताकि कोविड-19 महामारी से जो हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, जो एक जंग लड़ रहे हैं, इसको हम बेहतर तरीके से जीत सकें। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। इस समाचार को पेज संख्या 8 से लिया गया है। इसे हम GS2 राज व्यवस्था के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। समाचार है, विमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट हैव शॉर्ट टेन्योर्स। दरअसल स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो महिला जज नियुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल काफी कम देखा गया है और कार्यकाल कम होने की वजह से संविधान पीठों का हिस्सा बनने की जो उनकी संभावना है वो कम हो जाती है। और संविधान पीठें वो स्थान है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जिनके माध्यम से बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कार्यकाल छोटा होगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में शक्तिशाली कोलेजियम के अंदर में या तो उनका प्रतिनिधित्व आ ही नहीं पाएगा, और अगर आएगा भी तो काफी सीमित कार्यकाल के लिए हमें देखने को मिलेगा। अगर हम अब तक के आंकड़ों पर निगाह डालें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम 11 महिला न्यायाधीशों को देखते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश का कार्यकाल 5 वर्ष से कम का ही है। जस्टिस रूमा पाल को अब तक हम लोग देखते हैं जिन्होंने 6 साल से थोड़ा अधिक समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कार्य किया है। लेकिन कुछ आशा की किरणें अभी उभर करके आई हैं जब न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, पहली बार ऐसा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कि जब एक ही साथ 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अभी इंदिरा बनर्जी जो कि पहले से ही कार्य कर रही हैं, तो कुल महिला न्यायाधीशों की संख्या पहुंच जाती है
4। और अगर हम न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना को विशेष रूप से देखें तो ये अगस्त 2021 से अक्टूबर 2027 तक कार्य करेंगी, लगभग 6 साल या थोड़ा उससे अधिक ही। और संभावना इस बात की है कि बीवी नागरत्ना के रूप में हम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को भी पा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में। लेकिन अगर हम लोग इस बात को देखें कि जब बीवी नागरत्ना जी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी तो उन्हें समय कितना मिलेगा वहां पर कार्य करने के लिए। अगर हम आंकड़ों को उठा करके देखते हैं तो उन्हें लगभग 1 महीना या उससे थोड़ा अधिक समय ही मिलेगा मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए। और अगर हम न्यायमूर्ति हिमा कोहली और बेला त्रिवेदी को देखें तो इन्हें 4 साल से भी कम का कार्यकाल दिखाई पड़ रहा है जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में कार्य करेंगी। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटें और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहली महिला न्यायमूर्ति को हम देखें तो हम फातिमा बीवी जी को देखते हैं। इसके अलावा इंदु मल्होत्रा जी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में न्यायाधीश के रूप में सीधे पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिवक्ता थी, इन्हें लगभग 3 साल के आसपास या उससे कम ही कार्य करने का मौका मिला। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था संवैधानिक पीठ के बारे में, तो न्यायमूर्ति भानुमति जी को सबरीमाला का विषय जो कि एक बड़ा धार्मिक विषय रहा केरल के संबंध में, तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो मामले उभर करके आए उनको देखने के लिए 9 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई और भानुमति जी उसका हिस्सा थी। लेकिन कोविड-19 महामारी, इसके अलावा उनके सेवानिवृत्ति के कारण यह कार्य अधूरा छूट गया। जरा सोचिए, अगर भानुमति जी के पास अधिक समय होता, अधिक कार्यकाल रहता, तो वो अपने अनुभवों से यहां पर एक बेहतर निर्णय की तरफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जा सकती थी। अगर हम कुछ आंकड़ों पर ध्यान दें और तो उच्च न्यायालयों के अंदर में महिला न्यायाधीशों की संख्या 11.5% है। सुप्रीम कोर्ट में 33 में से 4 महिला न्यायाधीश हैं, जो कि मैं अभी बता के आ रहा हूं। अगर प्रतिशत में देखें तो यह 12% है और भारत के अंदर में 1.7 मिलियन अधिवक्ताओं में से केवल 15% ही महिलाएं हैं। अब यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना सर की बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि महिला जजों की जब नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तो इसे हमें महज एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि महिला न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आती हैं तो वे अपने अनुभवों से, कानून की समझ से, सुप्रीम कोर्ट के अनुभवों को और जो निर्णय वहां पर दिए जाते हैं अलग अलग मामलों में, उनको और बेहतर बनाने में लाभदायक सिद्ध होती हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, चाहे वो नीतिगत स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, ताकि हम अपनी सर्वोच्च न्यायपालिका को भी और सर्वोच्च न्यायपालिका के साथ साथ संपूर्ण न्यायपालिका को लैंगिक रूप से समावेशी बना सकें। यहां से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले समाचार की तरफ। इस समाचार को पेज संख्या 9 से लिया गया है। इसे हम GS1 भूगोल के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह समाचार एक लंबे समय से हमारे सामने कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। दरअसल अगर इसको आप लोग देखें तो एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि अक्सर संसद के अंदर में अलग अलग जगहों पर, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सांसद ये प्रश्न पूछते रहे हैं कि क्या भारत में 2 समय क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है और अगर है तो इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न पहली बार 2002 में हमारे सामने आया जब बीजे पांडा नाम के एक सांसद ने इस विषय को उठाया और तब से लेकर अब तक लगभग 16 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हाल ही में दीपेंद्र हुडा और कई अन्य सांसदों के द्वारा इस प्रश्न को फिर से उठाया गया। ऐसे में तत्कालीन सरकारों के द्वारा, चाहे पहले यूपीए की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में एनडीए की सरकार हो, तो खास तौर पर अगर हम बात करें यूपीए की सरकार की, तो उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और इस समिति ने इस बात को कहा कि देखिए, अगर हम भारत के अंदर में अलग अलग समय क्षेत्र बना देंगे तो एयरलाइंस, रेलवे, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इन सब की सेवाओं को प्रदान करने में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के 2 समय क्षेत्र बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अब
आप लोगों को यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये दो समय क्षेत्रों को बनाने की मांग उठी ही क्यों। आप इस मानचित्र को देखिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं और जो शेष भारत है, यहां पर हमें 1 घंटे का समयांतराल देखने को मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में और अंडमान निकोबार, आप यहां पर देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार भी यहां पर इसी क्षेत्र में आ रहा है, जो कि भारत की जो शेष भूमि का क्षेत्र है उससे 1 घंटे आगे दिखाई पड़ते हैं हमको समय के क्रम में। अब यहां पर जो सूर्योदय होता है वो शेष भारत की तुलना में 1 घंटे पहले हो जाता है। तो अब जरा इसको आप सरकारी कार्यालयों के साथ में या अन्य जो कार्यालय हैं उनके साथ जोड़ करके देखिए। सूर्योदय अगर पहले होगा तो सूर्यास्त भी पहले ही होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर कार्यालयों के अंदर में सुबह के जो उत्पादक कीमती काम के घंटे हैं वो बर्बाद होंगे, क्योंकि शेष भारत के अंदर में जो समय है वो 1 घंटे पीछे चल रहा है। अब अगर यहां पर आप अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ में इसको जोड़ करके देखें तो हमने अंतरराष्ट्रीय मानक से 5.5 घंटे के अंतर को स्वीकार किया है, लेकिन पूर्वोत्तर में यह अंतर 6.5 घंटे का हो जा रहा है। तो ऐसे में शेष भारत के अंदर में तो इसी को स्वीकार किया जाएगा 5.5 घंटे के स्टैंडर्ड को। तो ऐसे में 1 घंटे का जो ये अंतर पैदा हुआ, इसकी वजह से पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के अंदर में कार्यालयों के अंदर में जो कामकाज है वो 1 घंटा देर से शुरू होता है और शाम को 1 घंटा देर तक चलता है। तो अब ऐसे में यहां पर होता यह है कि काम के सुबह कीमती घंटे बर्बाद भी हुए और शाम के समय बिजली की अनावश्यक खपत भी हो रही है। अब इन सब समस्याओं का समाधान क्या किया जाए। यहां पर विशेषज्ञों ने कहा कि देखिए, अमेरिका के अंदर में 5 समय क्षेत्र हैं, रूस में 11 हैं, तो भारत के अंदर में 2 तो हो ही सकते हैं। अगर हम उच्च स्तरीय समिति की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हम पूर्वी राज्यों के अंदर में जो काम का समय है इसको 1 घंटे के मार्जिन से बदल सकते हैं। मसलन यहां पर काम के घंटे शेष भारत की तुलना में 1 घंटे पहले शुरू हो जाएं और 1 घंटे पहले खत्म कर दिए जाएं, तो काम के कुल घंटे तो उतने ही निकल के आएंगे और ऐसे में सुबह का समय खराब भी नहीं होगा और शाम को बिजली की अनावश्यक खपत भी नहीं होगी। अब यह कार्य एक सामान्य प्रशासनिक निर्देश के द्वारा किया जा सकता है। यह विषय अभी हाल फिलहाल में इसलिए भी चर्चा में आया कि CSIR की एक लैब है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिकल लैब, दिल्ली के अंदर में स्थित है और यहाँ के वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय क्षेत्रों पर विचार किए जाने की मांग पर बल दिया और इन्होंने आधार क्या बनाया। इन वैज्ञानिकों ने कहा कि देखिए, ऐसा है, हमारे शरीर की एक आंतरिक घड़ी होती है जिसको हम लोग सर्केडियन रिदम या सर्केडियन लय भी कह देते हैं और इन वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त जेफरी सी हॉल, माइकल रॉसबॉश और माइकल यंग, जिन्होंने इसके संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत किए थे, इनकी इस खोज का हवाला भी दिया कि अगर इस तरीके से लोग कार्य करेंगे, उनकी जीवन शैली ऐसे आगे बढ़ेगी तो उनके काम करने की क्षमता के ऊपर में नकारात्मक असर पड़ेंगे। यहां पर एक बड़ा राजनीतिक विषय भी जुड़ा हुआ है। एक बड़े वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही कि अगर पूर्वोत्तर के लिए अलग समय क्षेत्र बना दिए जाते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर में पहले से ही अलगाववादी समूह काफी सक्रिय हैं और एक अलग समय क्षेत्र बनाए जाने की वजह से यहां पर पृथकतावादी मांगे बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो भारत सरकार की समस्याएं निश्चित रूप से बढ़ती हुई चली जाएंगी और ऐसे में सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन भारत में 2 समय क्षेत्रों की मांग को स्वीकार किए जाने की संभावना लगभग नगण्य है, क्योंकि ये वैज्ञानिक समस्या और भौगोलिक समस्या से अधिक एक राजनीतिक समस्या के साथ में जुड़ी हुई है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं यहां से। इस समाचार को रविवार को द हिंदू समाचार पत्र में जो मैगजीन साथ में आती है वहां से लिया गया है। इसे हम GS3 जैव विविधता के खंड के साथ में जोड़ सकते हैं। और 10 साल पूरे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर में खासतौर पर हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के, और नीशी नाम की जनजाति यहां पर एक बड़ी भूमिका निभा रही है हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए। जरा देखते हैं इस पूरे विषय को। नीशी जनजाति दरअसल ये वो लोग हैं
जो कि एक जमाने में हॉर्नबिल का शिकार करते थे अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए। पारंपरिक मान्यताएं कौन सी? दरअसल यहां पर पोडम नाम की एक टोपी को पहनने का प्रचलन है, जिसमें हॉर्नबिल की चोंच और उसके पंखों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हॉर्नबिल पंछी होता है, जब इनका प्रजनन काल चल रहा होता है तो ऐसे में मादा एक लंबे समय तक स्थिर रहती है एक ही जगह पर, और पेड़ों के अंदर में ये अपने घोंसले बनाते हैं। जब पेड़ कट जाते हैं या इनका शिकार कर लिया जाता है तो ऐसे में जो नई जनसंख्या है वो उत्पन्न ही नहीं हो पाती है। और भी कई समस्याएं रही यहाँ पर, लेकिन जब ये विषय अधिक गंभीर हो गया, ऐसे में कई लोगों ने प्रयास करने शुरू किए, इन लोगों को जागरूक करना शुरू किया और शुरुआत हुई हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन कार्यक्रम की, जहां पर इन शिकारी लोगों ने संरक्षण का जिम्मा उठाया इस हॉर्नबिल प्रजाति के संदर्भ में। दरअसल ये जो पूरा प्रोग्राम है ये अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व के आसपास के जंगलों में लागू है, और ये एक प्रकार का समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि समुदाय को जोड़ा क्यों गया है। जरा सोचिए, उल्टा सोचिए कि जब ये लोग इस हॉर्नबिल का शिकार करते होंगे तभी तो इसको ढूंढते होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हॉर्नबिल कहां पर हो सकता है, इसकी जानकारी इनको बेहतर तरीके से होती है, और यह जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं हो सकेगी, या उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा हॉर्नबिल को ढूंढना, उसका संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाना। और जैव विविधता में आप एक बात को हमेशा देखेंगे कि अगर कोई स्थानीय जाति है, जनजाति है, वहां के लोग चाहे पेड़ हो, पौधे हो, ऐसे जीव जंतु हों, उनके संरक्षण में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इनकी अधिक गहरी जानकारियां होती हैं। तो ऐसे में संरक्षकों ने निजी जनजाति के इसी ज्ञान का उपयोग करना शुरू किया कि आप हॉर्नबिल को ढूंढिए लेकिन उसको मारिए नहीं, उसकी रक्षा कीजिए। यहां से एक शिकारी संरक्षक बनना शुरू होता है, और 10 साल हो चुके हैं, 2012 से 2022 तक ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। अब हॉर्नबिल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जंगल की जैव विविधता के संदर्भ में हॉर्नबिल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जंगल में बीज फैलाते हैं। इन्हें जंगल का किसान तक कहा जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर निवास स्थान के नुकसान, विखंडन और शिकार के कारण ये जो खतरे आए इनके सामने, तो इनकी आबादी लगातार घटती हुई चली गई। अगर हम भारत के अंदर में देखें तो ग्रेट हॉर्नबिल, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, रेड हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ये 4 प्रमुख प्रजातियां हमको देखने को मिलती हैं हॉर्नबिल की, और इनका संरक्षण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को अगर आप देखें तो HNAP को आधिकारिक तौर पर 2012 में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा घोरा आभे सोसाइटी और अरुणाचल प्रदेश वन विभाग के द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया गया था। घोरा आभे सोसाइटी क्या है? दरअसल ये निजी जनजाति में ग्राम प्रधानों की एक परिषद है, जिनके माध्यम से यहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हॉर्नबिल का संरक्षण करने के लिए एक तो यहाँ पर जो जैविक माता पिता हैं हॉर्नबिल के, अर्थात हॉर्नबिल की प्रजाति के अंदर में, और दूसरे हैं उसके संरक्षक माता पिता, निजी जनजाति के लोग जो कि इन बच्चों की रक्षा करते हैं, और तीसरे हैं वो लोग जो कि यहाँ पर सुविधाएं, धन संपत्ति या संसाधन मुहैया करवाते हैं। बहुत जाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ पर कार्य करेंगे, अगर उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी होगा इस कार्य से, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बना रहेगा। तो संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और अरुणाचल प्रदेश वन विभाग बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता को आप ऐसे समझिए कि इसे सेंचुरी एशिया अवार्ड 2014 और इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2016 से सम्मानित किया जा चुका है। हम यहाँ पर 260 से अधिक हॉर्नबिल संरक्षक जोड़ चुके हैं। 15 अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर लगातार 10 वर्षों से इस कार्यक्रम को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। अगर हम वृहद स्तर पर इस बात को देखें तो भारत के अंदर में ऐसे संरक्षण कार्यक्रमों को समुदायों की मदद से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है,
और इसमें जो हमारी सफलता का प्रतिशत होगा वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन समाचारों पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न यहां पर हो सकता है कि भारत की उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत की स्वतंत्रता के बाद से काफी नीचे रहा है, चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। उत्तर की संरचना को अगर आप यहां पर देखें तो भूमिका में हम लोग सबसे पहले बात कर सकते हैं उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा रहा है, इसका एक परिचय दे सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो अलग अलग विषय जुड़े हुए हैं हम उनकी बात करेंगे। अब तक के जो हमारे अनुभव रहे हैं उनको विस्तार देंगे यहां पर। इसके अलावा अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो न्यायपालिका के अंदर में लैंगिक समावेशीपन आ जाएगा और निष्कर्ष रूप में आप बताएं कि समाज और न्यायिक निर्णयों के ऊपर में महिलाओं के यहां पर शामिल होने से, महिला जजों के यहां पर शामिल होने से कितने बेहतर लाभ हो सकते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्या भारत में दिन के उजाले की बचत के तंत्र को अपनाना संभव है? ऐसी प्रणाली को अपनाने के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। उत्तर की संरचना देखते हैं। सबसे पहले भूमिका में आप बात करेंगे समय क्षेत्रों की मांग का परिचय। इसके अलावा मुख्य भाग में आप इससे जुड़े हुए भौगोलिक विषय, प्रशासनिक विषय, इनकी बात करेंगे। यहां पर चुनौतियों में जो अलगाववाद की समस्या है इसका वर्णन करेंगे और अंत में हम यहां पर एक समाधान की बात करेंगे जो कि थोड़ी सी इच्छा शक्ति के माध्यम से लागू किया जा सकता है। और निष्कर्ष रूप में हम ये बताएंगे कि अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो संसाधनों का अपव्यय, उनकी बर्बादी होने से हम रोक सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो ऐसे में सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। अच्छी जानकारियों को साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें अन्य लोगों के साथ में। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।